बैंक के बारे में जानेंगे। बैंक क्या होता है, कैसे काम करता है, आरबीआई कैसे काम करता है, आरबीआई बैंक्स को कैसे कंट्रोल करता है, किसके अंडर बैंक्स काम करते हैं, क्या प्रोसेस है, इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। पहले बात करते हैं बैंक के बारे में। बैंक, फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है प्रिया। ये प्रिया, इसकी जॉब लगी है और उसको अमाउंट रिसीव हुआ है, पेमेंट रिसीव हुई है 50,000 की। तब इसके पास क्या चॉइसेस है? क्या इसको खर्च कर दे पैसों को, एक्सपेंस उसके, या उसको घर में सेव करके रखे, अपने घर में सेव करके रखे, या फिर उसको बैंक में जमा करा दे, डिपॉजिट कर दे, बैंक को इन्वेस्ट कर दे बैंक के अंदर, जिससे उसका अमाउंट जो है 50,000 के बढ़ के उसको कुछ इंटरेस्ट मिल जाए और उसकी अर्निंग हो जाए कुछ। तो प्रिया ने क्या सोचा, मैं घर पे रखूंगी क्या फ़ायदा, खर्च करूंगी क्या फ़ायदा, ऐसे ही खर्चा हो जाएगा, और सेव करके रखूंगी घर में अगर, तो मुझे कौन सा इंटरेस्ट मिलने वाला है, और ऊपर से चोरी होने का भी खतरा है। 50,000 तो चलो कम अमाउंट होगी, इससे ज़्यादा अमाउंट होती है तो भी घर में अगर रखूंगी तो खतरा तो है ही ना कहीं। और साथ में वो अमाउंट उतना का उतना ही लॉक हो जाएगा, 50,000 के 50,000 ही रहेंगे। तो प्रिया ने क्या सोचा, मैं बैंक में ही जमा करा दूँ। प्रिया जाती है बैंक में और क्या करती है, बैंक में जाके 50,000 की एफडी करवा लेती है, 50,000 फिक्स डिपॉजिट करवा लेती है। फिक्स डिपॉजिट का मतलब 1 साल के लिए या 2 साल के लिए या कुछ महीनों के लिए वो एफडी करवा लेगी और उसका ये अमाउंट लॉक हो जाएगा। और बैंक क्या करेगी, इस एफडी के बदले में 50,000 रुपये बैंक में जमा कराने के बदले में बैंक प्रिया को कुछ अमाउंट दे देगा, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट। इस प्रिंसिपल के ऊपर, इस 50,000 की अमाउंट के ऊपर कुछ इंटरेस्ट प्रिया को मिल जाएगा, सेज 4% उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है। अब बैंक फ्री में क्यों काम करेगा? ये बैंक ऐसे ही उसको अमाउंट उसका रख लेगा और उसके बाद में उसको इंटरेस्ट देगा, उसका तो खर्चा हो जाएगा ना बैंक का। तो बैंक कैसे काम करता है, बैंक की अर्निंग क्या होगी? तो बैंक भी तो कमाएगा ना, बैंक की अर्निंग क्या होगी? अब सेज एक और पर्सन है, थर्ड पर्सन है बी, उसको करना था अपना बिजनेस ग्रो। अपने बिजनेस के लिए उसको चाहिए था, अपने बिजनेस में रेनोवेशन के लिए उसको चाहिए था 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए चाहिए थे। तो बैंक ने क्या किया, 50,000 रुपए तो इसने खुद से ले लिए। बैंक के पास तो बहुत सारे पैसे होंगे ही ना, अलग अलग लोगों से, लोग जो भी जमा कराने आए थे बैंक के अंदर, जो लोगों ने, अलग अलग लोगों ने बैंक के अंदर डिपॉजिट करा रखे थे, तो उनमें से 50,000 रुपये दिए। और प्रिया ने जो जमा करा रखे थे, प्रिया ने जो डिपॉजिट करा रखे थे, वो 50,000 लिए और वो अमाउंट पूरी दे दी 1 लाख करके इस पर्सन को। इसका नाम राम है। ओके, तो राम को दे दिए उन्होंने 1 लाख रुपए। तो बैंक क्या करेगा, यहाँ पे उसको एफडी में 4% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा था प्रिया को। तो बैंक यहाँ पे लोन देने की बजाय, राम ने लोन लिया ना, तो अब राम क्या करेगा, लोन बैंक से ले लेगा और बैंक क्या करेगा, इसको 8% चार्ज कर देगा। ये कितना भी चार्ज करेगा, बट जितना यहाँ पे उसको पेमेंट करना है ना बैंक को, फिक्स डिपॉजिट पे जितनी भी अमाउंट उसको इंटरेस्ट में देनी है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे चार्ज करेगा। और बीच में जो भी गैप आया 8% और 4% के, 4% का बैंक का प्रॉफिट होगा। ये इस तरीके से बैंक कमाता है। कोई भी बैंक ऐसे ही काम नहीं करेगा, बैंक के भी कुछ खर्चे होते हैं ना, उसको भी कुछ कमाना होता है। यहाँ पे प्रिया का फ़ायदा हो गया क्योंकि उसने अपना अमाउंट सबमिट कराया। यहाँ पे कुछ मैच्योरिटी पीरियड था, 1 साल या 2 साल, जितने भी टाइम के लिए उसने जमा कराया, डिपॉजिट किया। अब हर कोई आके एक दिन में जमा करवाएगा और उसी टाइम पे आके लेके तो नहीं जाएगा, हो सकता है वापस ले भी जाए उसको ज़रूरत पड़े तो, लेकिन हर केस में ये नहीं होता है। बैंक को पता है कि 1 साल तक तो प्रिया वापस आने नहीं वाली है, तो फिर इस अमाउंट को यूज़ कर दिया जाए, इसको इन्वेस्ट कर दिया जाए एज अ लोन। बैंक ने अपना ये अमाउंट
इन्वेस्ट किया राम के ऊपर, लोन दे दिया उसको, और इन बैंक को क्या मिलेगा, 8% इंटरेस्ट, जो कि राम पे कर देगा वापस बैंक को, लोन प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पे प्रिया को क्या मिला, 50,000 रुपये तो मिले ही, प्लस 4% का उसको इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ। प्रिया का फायदा, राम ने क्या किया, राम को बिजनेस को ग्रो करना था, 1 लाख रुपए की नीड थी, बैंक ने उसकी नीड पूरी कर दी, और बैंक को मिल गया 4% का, 8% का इंटरेस्ट, और बीच का जो गैप था जो इससे प्रिया को दिए थे उनको छोड़ के बीच का जो गैप था 4%, वो हुआ बैंक का प्रॉफिट। इस तरीके से बैंक काम करता है, एक जगह से पैसा लिया, दूसरी जगह पैसा दिया, बीच की कमाई क्या हुई, बैंक की। ओके, तो ये सारा काम होता है बैंक का। अब बैंक को हम डिफाइन कैसे करेंगे, बैंक रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटी ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम कस्टमर्स। एक जगह से वो पैसा लेता है, दूसरी जगह पैसा देता है, लोन दे देता है लोगों को, और बीच में बैंक अर्न करता है वो उसका प्रॉफिट। ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बैंक सिर्फ लोन देने का लेने का काम ही नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड इशू करता है, डेबिट कार्ड इशू करता है, एटीएम कार्ड इशू करता है, बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है, हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन ऐप्स चलाते हैं, वो बैंक्स के थ्रू ही ट्रांजैक्शन होती है ना। आज के टाइम में हम ज़्यादातर ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं, तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी भी बैंक के थ्रू ही प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा बैंक को हम क्या करते हैं, बैंक के अंदर हमारा कोई ज़रूरी सामान है, कुछ ज्वेलरी है, अब शादी का कोई फंक्शन होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे ज़रूरी चीज़ें होती है, कागजात, कुछ ज़रूरी कागजात या ज्वेलरी हमारी, तो वो हमारे घर में सेव नहीं रहती, तो उसको सेव करने के लिए हम बैंक में अपना एक लॉकर खुलवाते हैं, हम अपना अकाउंट वहाँ पे मेंटेन होता है, और उसके बदले में बैंक हमसे कुछ चार्ज लेता है कि हमने आपका जो भी ज्वेलरी वगैरह थी हम आपका सेव करके रखेंगे, आपको रिटर्न में मिल जाएगा, और इसके बदले में कुछ चार्ज होगा। यहाँ से यहाँ पे दोनों का फ़ायदा है, हमें सेफ्टी मिल गई, हमने ज्वेलरी वगैरह रखी थी, हमें सेफ्टी मिल गई, और बैंक को उनका प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, इस तरीके से बैंक काम करता है। अ बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट डील्स विद मनी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, और इसके अलावा बैंक एज अ इंटरमीडिएट काम करता है लोगों के बीच में, एक जगह से डिपॉजिट ले लेता है, दूसरी जगह लोन प्रोवाइड कर देता है, और इकोनॉमी के अंदर उसका बहुत अहम रोल है बैंक का। अब बात आती है बैंक अपनी इनकम जनरेट कैसे करता है, वो हमने पढ़ा, अभी उसको पढ़ा ना, कि एक जगह से लोन लेता है, दूसरी जगह लोन देता है, इंटरेस्ट यहाँ जहाँ से जो डिपॉजिट करता है बैंक के अंदर उसको कम इंटरेस्ट मिलता है, और जो लोन लेता है उसको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ता है बैंक को, तो ये बीच वाला गैप हो गया बैंक की कमाई। ठीक है, उसके बाद में क्या बात आई, ऑल बैंक्स इन इंडिया ऑपरेट अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। अब बैंक है, बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, अब कोई ना कोई ऐसा पर्सन भी तो होना चाहिए ना, ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो इन बैंक को रेगुलेट करे, अपर बॉडी इनकी, जो इनको सुपरवाइज करे। अब बैंक अपने मन मुताबिक चार्जेस लगाने लग गया, इंटरेस्ट लेने लग गया, सप्लाई करने लग गया मार्केट के अंदर, तो हमारी इकोनॉमी तो डगमगा जाएगी ना, कि बैंक ने बहुत ज़्यादा लोन दे दिए लोगों को, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट अपने पास रख लिया है, जिससे मार्केट के अंदर मंदी आ गई है, लोन नहीं दे रही है, या फिर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही है, जिसकी वजह से लोग लोन कम ले पा रही हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए, मनी का सप्लाई मैनेज करने के लिए आरबीआई एक इंस्टीट्यूट है जो सुपरवाइज करता है कमर्शियल बैंक्स को, और बैंक्स को सुपरवाइज करता है। कमर्शियल बैंक मैं आपको बताऊंगी, कमर्शियल बैंक को अलग से कैटेगरी दी गई है। तो आरबीआई क्या है, आरबीआई वो बैंक है जो छोटे छोटे बैंक्स को, सारे बैंक्स को सुपरवाइज करता है, उनके अकाउंट्स मेंटेन करके रखता है। क्या बैंक, सभी बैंक्स को आरबीआई की गाइडलाइंस, रूल रेगुलेशन माननी पड़ती है। ठीक है, तो अब बात आई आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये नाम इसका है। आरबीआई इस्टेब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। उसके बाद में उसका हेडक्वार्टर क्या था, पहले कलकत्ता में उसका हेडक्वार्टर था, जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ तब उसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। उसके बाद में उसको परमानेंटली शिफ्ट करके मुंबई कर दिया गया 1937 के अंदर। 1935 में वो इस्टेब्लिश हुआ तब कलकत्ता में था, उसके बाद में वो परमानेंटली मूव कर दिया गया मुंबई के अंदर 1937 के अंदर। और सी डी देशमुख जो है वो पहले
इंडियन गवर्नर हैं आरबीआई के। इससे पहले दो और थे, लेकिन वो इंडियन नहीं थे। सबसे पहले कौन थे आरबीआई के गवर्नर? वो थे सर जॉम्स स्मिथ। जॉम्स नहीं, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। सेकंड कौन थे? जेम्स टेलर। फर्स्ट सर ऑसबॉर्न स्मिथ, सेकंड जेम्स टेलर, एंड थर्ड जो बने हमारे इंडियन थे वो बने पहले इंडियन गवर्नर जो आरबीआई के बने हैं, वो है सीडी देशमुख। फर्स्ट इंडियन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ किसकी? आरबीआई गवर्नर की। उसके बाद में पहले जब आरबीआई बना था ना, तब वो प्राइवेट ऑनरशिप थी उसकी, प्राइवेट लोगों के हाथों में था, प्राइवेट ऑनरशिप थी। उसके बाद में उसका नेशनलाइजेशन हुआ। नेशनलाइजेशन हम कब बोलते हैं? जब कोई भी इंस्टीट्यूट प्राइवेट से हटके गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है, गवर्नमेंट ऑनरशिप के अंडर आ जाता है, तो उसको नेशनलाइजेशन, तो मतलब उसका नेशनलाइजेशन होता है, राष्ट्रीयकरण होता है। अब नेशनलाइजेशन में प्राइवेट ओनरशिप से हटके अब वो पब्लिक के गवर्नमेंट के हाथ में आ गया, पब्लिक ओनरशिप हो गई उसकी। अब ये कब हुआ? आरबीआई एक्ट पास हुआ 1948 के अंदर। उसके बाद में 1949 के अंदर उसका नेशनलाइजेशन हुआ। वो प्राइवेट ओनरशिप बदल के पब्लिक ओनरशिप हो गई, सरकार के हाथ में आ गई इसकी ओनरशिप। किसकी? आरबीआई की। ओके। उसके बाद में नेशनलाइजेशन होने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आ गया। ये सारी बातें हमने पढ़ी है आरबीआई के बारे में। अब एक बार आप इसको स्कैन कर लीजिए, जो जो चीज़ें मैंने लिखी है आप इसके नोट्स बना सकते हो। अब आरबीआई के बारे में कुछ बातें और जान लीजिए कि आरबीआई इशू करता है करेंसी को, जो नोट बनते हैं, कॉइन्स बनते हैं, ये सारे आरबीआई इशू करता है। ओके। उसके बाद में आरबीआई क्या है? मैक्सिमम 10,000 रुपये का नोट आरबीआई डिनोमिनेट कर सकता है। डिनोमिनेशन मतलब 10,000 तक, 10,000 अमाउंट का नोट आरबीआई क्या पब्लिश कर सकता है, इशू कर सकता है। और कॉइन्स में 1,000 का मैक्सिमम डिनोमिनेशन आरबीआई कर सकता है। ठीक है। और ये होता है एज पर इंडियन कॉइनेज एक्ट 2011। कॉइन का मैक्सिमम डिनोमिनेशन अंडर आता है इंडियन कॉइनेज एक्ट के अंदर 2011। और अब बात आई मनी कंट्रोल मनी सप्लाई। अब आरबीआई क्या करता है? फ्लो ऑफ मनी, मार्केट के अंदर पैसे की जो फ्लो है उसको कंट्रोल करके रखता है आरबीआई। मंदी आ गई, तेजी आ गई, आरबीआई का कारण, आरबीआई की वजह से होता है। अब होता क्या है मार्केट के अंदर, कैसे इम्पैक्ट करता है आरबीआई? तो वो क्या करता है? रेपो रेट, देखो रेपो रेट क्या होता है? ये है आरबीआई और ये मान लो ये है एसबीआई या कोई भी बैंक मान लो। अब एसबीआई को क्या है, मान लीजिए इसको लोन देना है किसी को 100 करोड़ का, मान लो 100 करोड़ का लोन देना है एसबीआई को किसी कंपनी को। तो अभी एसबीआई के पास इतना नहीं पड़ा है पैसा, तो एसबीआई क्या करेगी? आरबीआई से लोन ले लेगी। अब आरबीआई जिस रेट पे लोन लेगी ना, आरबीआई जिस रेट पे लोन देगी एसबीआई को, वो रेट होता है रेपो रेट। ये रेट मान लीजिए इंटरेस्ट, जिस रेट पे मान लीजिए 5% पे आरबीआई ने एसबीआई को लोन दे दिया, तो ये रेट होगा रेपो रेट। अब आगे ये आगे इससे ज़्यादा ही चार्ज करिए, 7% कर लेगी, इससे ज़्यादा ही करेगी जितना भी यहाँ से लोन लेगी। तो एक जगह से एक बैंक ने दूसरे बैंक, बड़े बैंक से, इस बैंक ने, एसबीआई ने आरबीआई से पैसा लिया लोन पे, बदले में आरबीआई ने 5% रेट चार्ज किया, उसी रेट को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है। अब आ गया रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट रेट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इसका उल्टा। जब आरबीआई एसबीआई से लोन लेगी। अब आरबीआई के पास तो बहुत पैसा है, आरबीआई तो खुद ही सबसे बड़ा बैंक है, इन सभी का हेड है, इन सबको मॉनिटर करता है, तो ऑब्वियसली सारा पैसा आरबीआई के पास तो है ही। लेकिन आरबीआई ये काम इसलिए करती है, आरबीआई रिवर्स रेपो रेट क्यों करती है? ताकि मार्केट के अंदर मंदी और तेजी
आरबीआई के अंदर मार्केट के अंदर पैसे का जो फ्लो है वो मेंटेन होके रहे। मान लीजिए एसबीआई बहुत ज़्यादा लोन दे रही है लोगों को, कंपनियों को लोन बांट रही है। ये भी रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। अब आरबीआई, ये आरबीआई है और ये एसबीआई है, या कोई भी कमर्शियल बैंक है। अब एसबीआई क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा लोन दे रहा है लोगों को और सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट रेट कम पे। मान लीजिए लोगों को 6% इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा है, किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी इंडिविजुअल को लोन दे रहा है, या बहुत सारे लोगों को लोन दे रहा है और कम रेट पे लोन दे रहा है। तो मार्केट के अंदर क्या है, मार्केट के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा आ गया। अब ये कंपनी कहीं ना कहीं तो पैसा लगाएगी ना, हर जगह पैसा लगा रही है, अलग अलग लोग लोन लिया है जिन्होंने, वो कहीं ना कहीं तो पैसा डाल ही रहे हैं ना। तो मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आ गया, क्योंकि सस्ते रेट पे उनको लोन मिल रहा है कंपनियों को, तो मार्केट के अंदर तो सारा पैसा जा ही रहा है ना। तो फिर क्या हुआ, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने क्या किया, एसबीआई को कहा कि भाई मुझे लोन दो। अब एसबीआई यहाँ पे 6% पे लोन इनको दे रही है कंपनियों को। अब आरबीआई क्या कहती है कि मेरे को लोन दे दो और मैं आपको ना 8% इंटरेस्ट दे दूंगा उस लोन अमाउंट पे। आरबीआई कहती है एसबीआई को कि भाई मेरे को लोन दो। आरबीआई छोटे सभी बैंक मतलब बैंकों को कहती है कि मेरे को लोन दे दो, मैं आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा। तो एसबीआई क्या करेगा, मैं बाकी लोगों को 6% दे रहा हूँ, आरबीआई मेरे को 8% दे रही है, मेरे को तो फायदा वहां पे है ना, यहाँ पे मैं क्यों घाटा कराऊँ अपना सारा पैसा यहाँ पे दे के। तो आरबीआई ये क्या करेगा, ये बैंक्स क्या करेंगे, आरबीआई के अंदर जमा करा देंगे, आरबीआई को लोन दे देंगे 8% पे। यहाँ से पैसा वापस आएगा, तो जब भी पैसा वापस आएगा, रिपेमेंट होगी लोन की, तो आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई के पास भी तो पैसा है ना जो और लोगों को लोन दे रही है, तो आरबीआई यहाँ पे लोन देना कम कर देगी। आरबीआई के पास पैसा बचेगा नहीं इतना, एसबीआई के पास, बाकी बैंक के पास इतना पैसा नहीं बचेगा, क्योंकि वो सारा पैसा वो अपने आरबीआई को दे चुकी है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर धीरे धीरे पैसा कम होने लगेगा फ्लो, क्योंकि लोन कम जा रहा है अब मार्केट के अंदर, तो यहाँ पे पैसा आना कम हो जाएगा। तो इससे इन्फ्लेशन जो आया है मार्केट के अंदर, जो इन्फ्लेशन आया है, सप्लाई ऑफ मनी जो हुई है, पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा चला गया है ना, मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा चला गया, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि पैसे बहुत फ्लो ज़्यादा हो गया है मार्केट के अंदर। तो अब इस फ्लो को कम करने के लिए आरबीआई ने क्या किया, लोन सारा ले लिया, बैंकों से लोन ले लिया, इंटरेस्ट इनको ज़्यादा दे रही है, सारा पैसा आरबीआई के पास चला गया। तो आरबीआई के पास है अभी पैसा, बैंक के पास है नहीं देने के लिए। अब बैंक क्या करेगी, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएगी कि भाई आरबीआई मेरे को 8% दे रहा है इंटरेस्ट, आप मेरे को 10 दो। 10 नहीं देगी है, मतलब कंपनीज क्या करेंगी, ये तो उनको भाई रेट बढ़ गए हैं लोन पे, इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज कर रही है, तो लोन लेना कम कर देगी कंपनियाँ, या इंडिविजुअल्स लोन लेना कम कर देंगे। तो इसलिए मार्केट के अंदर जो पैसा है, मनी है, फ्लो जो है मनी का, वो कंट्रोल हो जाएगा। इस तरीके से आरबीआई मैनेज करती है ये सारा सिस्टम। इसके अलावा क्या है, सीआरआर और एसएलआर। अब सीआरआर और एसएलआर की कहानी क्या है, कैश, सीआरआर होता है कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई क्या कहता है कि मुझे इतना परसेंट, आरबीआई बता देगा कि 5% रेट, जो पैसा है आपके पास, टोटल जितना भी पैसा है, टोटल डिपॉजिट, आप बैंक, छोटे बैंकों के पास, जो आरबीआई के अंडर जितने जो सारे बैंक्स आते हैं, आरबीआई के अंदर तो सारे बैंक्स आते हैं, तो आरबीआई क्या कहेगा बैंक्स को कि आपको सीआरआर रखना पड़ेगा 5%। मतलब वो पैसा, डिपॉजिट वो पैसा जो आप आरबीआई के अंदर रिजर्व करके रखोगे, आरबीआई के पास रखोगे, वो टोटल डिपॉजिट का वो परसेंट जो आरबीआई के पास आप रखोगे, वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। वो कैश जो आरबीआई के पास रिजर्व रहेगा इन बैंकों का, ठीक है, ये होता है सीआरआर। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। एसएलआर की कहानी क्या है, अब आरबीआई क्या कहती है, आरबीआई कहती है कि आप लोगों को बैंक दे रहे हो, लोगों को लोन दे रहे हो, अच्छा है, तो आप
आपके पास भी कुछ पैसा डिपॉजिट अपने पास होना चाहिए। आप लोगों को लोन दे रहे हो, ऐसा नहीं है कि सारा पैसा आपने लोन दे दिया, आपके पास बचा ही नहीं है जो आप सेटलमेंट को लोगों को वापस दो। अब लोगों के पास तो सारों की डिपॉजिट्स है ना, तो सारा पैसा अगर बैंक लोन दे देगी लोगों को तो बैंक के अंदर पैसा थोड़ी रहेगा। तो बैंक आरबीआई क्या कहता है कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, टोटल डिपॉजिट जितने भी हैं, टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंट, इतना भी हो सकता है, कितना भी परसेंटेज कह सकती है आरबीआई, इतना परसेंट इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, या फिर इन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी अपने पास रखो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये चीज़ें अपने पास रखनी है आपको, इतना परसेंट अपने पास डिपॉजिट रखना है, इसको कहीं लोन नहीं देना, ये पैसा आपके पास ही रहेगा। ये कैश, ये गोल्ड, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ये कैश अपने पास ही रहेगा। तो बैंक क्या करेगी, अलग अलग जगह ये कैश में, गोल्ड की फॉर्म में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ये पैसा अपने पास रख लेगी। गोल्ड में रखेगी तो बहुत अच्छी बात है कि इन फ्यूचर गोल्ड के रेट बढ़ जाते हैं तो वो इसको बैंक को फ़ायदा है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आगे जाके महंगे में बेच देगी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस रिटर्न करेगी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज की हुई है, पेपर जो भी सिक्योरिटीज़ बैंक परचेज कर रही है वो अपने पास रखेगी। इन फ्यूचर उसको आप सेल करेगी तो उसको बैंक को फ़ायदा। ठीक है, तो ये सीआरआर वो पैसा होता है, वो कैश होता है, गोल्ड होता है, वो सिक्योरिटीज़ होती है जो टोटल डिपॉजिट में से कुछ परसेंट बैंक खुद के पास रखती है, जिसमें से कोई लोन नहीं देती है लोगों को। वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। रेपो रेट में तो कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन लिया, जो रेट है वो होता है रिवर्स रेट, रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट वो होता है जो जिस रेट पे आरबीआई ने बैंकों से लोन लिया। सीआरआर क्या होता है, वो पैसा, वो कैश जो बैंक्स ने आरबीआई के पास रखे, जिसपे उसको इंटरेस्ट नहीं देना, आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देगी बैंक्स को, लेकिन वो पैसा उनके पास रखना पड़ेगा बैंकों को आरबीआई के पास। और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो अमाउंट बैंक अपने पास रखे, आरबीआई कहता है ये अमाउंट इतना इतना परसेंट, टोटल डिपॉजिट का इतना परसेंट आपको खुद के पास रखना है, कहीं लोन नहीं देना। वो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये वो टूल्स होती हैं जिससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन कंट्रोल होता है, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कंट्रोल होती है, वो होता है। ये वही टूल्स हैं। अब ये दो तरीके से होते हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। ये दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू जो सप्लाई होती है मनी की कंट्रोल रहती है। आरबीआई दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके थ्रू इन चीज़ों को कंट्रोल करके रखती है। उसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल आप इतना पढ़ो। इससे क्या होता है, आरबीआई कंट्रोल करके रखती है, मनी सप्लाई कंट्रोल होती है और इकोनॉमी ग्रो करती है, एक व्यवस्था बनी रहती है, चीज़ें डगमगाती नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस मार्केट में पैसा जाता है, आरबीआई कंट्रोल करेगी। मार्केट में मंदी हो जाती है, आरबीआई कंट्रोल करती है। सारा कुछ कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करने वाला आरबीआई है, इसलिए उसको कहते हैं कि हम कंट्रोल मनी सप्लाई, कि ये मनी का सप्लाई, मनी का फ्लो कंट्रोल करके रखती है। बैंकर्स टू बैंक, बैंकों का बैंक है आरबीआई, सभी बैंक इसके अंडर आते हैं। अब क्या है, आरबीआई लोन देती है, सभी बैंक्स को लोन भी देती है, सुपरवाइज करती है, रेगुलेट करती है। सारे कमर्शियल बैंक आरबीआई के अंडर आते हैं, अकाउंट्स इनके मेंटेन रहते हैं आरबीआई के पास, इंस्पेक्ट करती है, ये सुपरवाइज करती है, सब कुछ आरबीआई के अंडर आते हैं ये सारा बैंक का सिस्टम। फॉरेन एक्सचेंज, अब आरबीआई सिर्फ इंडियन करेंसी तो नहीं रखता है ना, आरबीआई के पास अलग अलग देशों की करेंसी होती है। अब ट्रेडर्स हैं, बड़े ट्रेडर्स हैं, उनको ट्रेड करना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। इंपोर्ट करना है तो फिर पैसा कहाँ से देगी, इंडियन रुपीज़ में थोड़ी देगी। अब पैसा मिलेगा, फॉरेन करेंसी कहाँ से मिलेगी, आरबीआई से मिलेगी, आरबीआई देगा फॉरेन एक्सचेंज। तो सारा फॉरेन पैसा, फॉरेन एक्सचेंज भी आरबीआई मैनेज करती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो भी होती है वो भी आरबीआई मैनेज करती है फॉरेन से। मतलब डॉलर्स के बदले जो भी, मतलब आपने डॉलर में पेमेंट करनी है तो वो आरबीआई देखेगी उसका। आरबीआई आपको सप्लाई प्रोवाइड कराएगी फॉरेन एक्सचेंज।
आरबीआई क्या करता है? आरबीआई इज इक्वल टू कंट्रोल ऑफ मनी, मनी को कंट्रोल करता है, रेगुलेट बैंक, बैंक को रेगुलेट करता है, और इकोनॉमी का गार्डियन है, इकोनॉमी का फादर मदर ऑफ इकोनॉमी है आरबीआई। अब आरबीआई की पावर्स क्या है? आरबीआई सुपरवाइज करता है, रेगुलेट करता है बैंक्स को। अभी किसी भी बैंक को बैंक बनना है, कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको बैंक का बनना है, बैंक बनना है तो फिर उसको लाइसेंस इशू करेगी आरबीआई। लेकिन अगर वो बैंक आरबीआई की नॉर्म्स, आरबीआई की रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो लाइसेंस कैंसिल भी कर देगी। इंस्पेक्ट करने का काम, ऑडिट करने का काम ऑन साइट हो ऑफ साइट हो आरबीआई करती है। आरबीआई कभी भी इंस्पेक्ट कर सकती है बैंकों की वो सही से काम कर रहे हैं नहीं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर भी रहे हैं कि नहीं। रूल सेट फॉर मैनेजमेंट ऑफ बैंक्स, रूल सेट करती है। इसके अलावा बैंक को एक्सटेंशन करने का काम भी उसका होता है, इसके पास पावर होती है। करेंसी को मैनेज करके रखती है आरबीआई, कंट्रोल करती है करेंसी के सिस्टम को। आरबीआई के पास एक्सचेंज अवेलेबल होता है, फॉरेन करेंसी अवेलेबल होती है, आरबीआई सब रखती है अपने पास भाई। इशू, सर्कुलेट एंड विड्रॉ करेंसी नोट्स। अब बीच में क्या है, 500 और 1000 रुपए के नोट्स जो बंद हुए थे, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो वो भी आरबीआई कर सकती है, वो काम भी आरबीआई का है। डिसाइड करती है कि वो कैसा डिज़ाइन होगा, प्रिंट जो भी नोट्स प्रिंट होते हैं उनका क्या डिज़ाइन होगा, उनकी सिक्योरिटी क्या रहेगी, फीचर्स सिक्योरिटी, ये सारा काम, ये सारी पावर्स आरबीआई के हाथ है कि वो देखती है कि क्या डिज़ाइन रहेगा, किस तरीके से उनको सिक्योर करना है। मैनेज करेंसी ऑपरेशन, क्रेडिट कंट्रोल पावर, क्रेडिट को कंट्रोल करने का पावर है आरबीआई के पास। आरबीआई अगर बैंक्स को लोन ज़्यादा रेट पे दे रहा है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को अगर ज़्यादा रेट पे लोन दे रहा है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा है, ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट दे रहा है, तो फिर बैंक्स क्या करेगी? कमर्शियल बैंक्स लोन लेना कम कर देगी, और आगे अगर आरबीआई ज़्यादा चार्ज कर रहा है कमर्शियल बैंक से, तो फिर आगे जब छोटे बैंक्स लोन्स देंगे अपने इंडिविजुअल को, कंपनीज को, तो वो भी तो ज़्यादा ही चार्ज करेंगे ना। अब आरबीआई लोन देती है, आरबीआई है, एसबीआई है, और यहाँ पे कोई कंपनी है। आरबी का कंपनी ने क्या कहा, 100 करोड़ रुपए मांगे एसबीआई से, एसबीआई के पास थे नहीं, इसने मांगे आरबीआई से कि भाई मुझे 100 करोड़ रुपए दो, ज़रूरत है। आरबीआई ने क्या किया, 5% चार्ज कर लिया इंटरेस्ट, आप कि भाई मैं 100 करोड़ रुपए आपको दे दूंगा, 5% मेरे को इंटरेस्ट लगेगा, आप 5% इंटरेस्ट देना। तो एसबीआई क्या करेगा, 6-7% और इंटरेस्ट लगा देगा और इनको लोन प्रोवाइड कर देगा। अब क्या करती है आरबीआई? आरबीआई को क्या करना है, फ्लो ऑफ मनी कंट्रोल करना है। आरबीआई को क्या करना है, मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा चला गया तो उसको कंट्रोल करना है, कम करना है। तो आरबीआई क्या करेगी, 100 करोड़ जो वो पहले 5% इंटरेस्ट लगा रही थी, तो इसको बढ़ा के वो क्या कर देगी, 7% कर देगी, या और ज़्यादा कर सकती है, और देगी एसबीआई को लोन कि भाई 100 करोड़ लोन ले रहे हो, 7% इंटरेस्ट दो। तो एसबीआई क्या करेगा, कंपनीज पे भी इससे भी बढ़ के इससे बढ़ के इंटरेस्ट लेगा, चार्ज करेगा। तो इसने क्या किया, 10% लेना शुरू कर दिया कि भाई कंपनी, मैं तो ना आपको लोन दे दूंगा लेकिन बदले में आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पहले मिल रहा था 7 पे, अब मिल रहा है 10 पे। तो कंपनी क्या करेगी, लोन लेना कम कर देगी। इस तरीके से मार्केट के अंदर पैसा कम जाएगा। इस तरीके से मैनेज करती है भैया आरबीआई। और क्या पावर है, क्रेडिट लिमिट सेट कर सकती है कि इतना ही पैसा देना है, इतना रेट, सारे आरबीआई जितना रेट बता देगी वो सारा काम फॉलो करेगा, कमर्शियल बैंक की उतने पे ही देगा, ज़्यादा कम करना ये सारा इसके हाथ में है। पावर्स ओवर फॉरेन एक्सचेंज मैंने बताई, ये सारी करेंसीज रहती हैं आरबीआई के पास, तो उनको मैनेज करने का काम आरबीआई का है। सारी पावर्स आरबीआई के पास। बैंक टू गवर्नमेंट, सरकार को अगर पैसा चाहिए, अगर मान लीजिए रिसीट्स और पेमेंट्स, गवर्नमेंट के अकाउंट्स है, रिसीट्स है, पेमेंट्स है, जितने भी हैं उनको भी हैंडल करता है आरबीआई, ठीक है। पब्लिक डेट हो गए,
गवर्नमेंट बोरोइंग्स होगी, सरकार गवर्नमेंट से बोरो भी करता है, गवर्नमेंट को लेंड भी करता है, ठीक है। उसके अलावा रेगुलेटरी पावर एंड पेमेंट सिस्टम, पेमेंट्स है ये क्लियरिंग हाउस एजेंट का भी काम करता है आरबीआई। क्लियरिंग हाउस एजेंट का काम कैसे करता है, मान लीजिए एक बैंक है एसबीआई, एक बैंक है, कौन सा बैंक ले, एचडीएफसी, और आरबीआई के पास क्या है, दोनों के अकाउंट्स हैं, इन दोनों के अकाउंट आरबीआई के अंदर भी है। अब ये है आरबीआई एसबीआई का एक पर्सन ए, ये है एचडीएफसी का एक पर्सन, इसका अकाउंट एसबीआई में, इसका अकाउंट एचडीएफसी में। तो इसने क्या किया, इसको एक चेक दिया एसबीआई का, 100 रुपये का चेक दे दिया। तो एचडीएफसी ने चेक ले लिया, इसके पास आ गए 100 रुपये। अब ये क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, इस ये जमा करा देगा आरबीआई के अंदर। मतलब इन फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं होती है, और ये सारा काम सिस्टम ऑनलाइन होता है। मतलब ऑनलाइन आप इन फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स रहता है, ये दोनों के खाते इनमें है आरबीआई के अंदर। तो आरबीआई क्या करेगा, ये जाके आरबीआई को दे देगा, और आरबीआई यहाँ से लेके इसके अकाउंट में, इसके अकाउंट में ऐड कर देगा, इसके अकाउंट से डिडक्ट कर देगा। इस तरीके से क्लियरिंग हाउस एजेंट का काम भी, दोनों के चेक्स कर दिए इन्होंने सेटल, क्लियरिंग हाउस एजेंट का ऐसे काम कर दिया इन्होंने, आरबीआई ने, दोनों की ट्रांजैक्शन सेटल हो गई। ये काम हुआ आरबीआई के थ्रू, दोनों के खाते एसबीआई और एचडीएफसी दोनों का था अकाउंट आरबीआई के अंदर। आरबीआई ने क्या किया, यहाँ से निकाल के पैसे इसके अंदर डाल दिए, दोनों के रिकॉर्ड्स, रिसीट्स और पेमेंट की ट्रांजैक्शन सेटल हो गई। ऐसे क्लियरिंग हाउस एजेंट का काम करता है आरबीआई। इसके अलावा रेगुलेटरी पावर, पेमेंट का हमने अभी पढ़ा, आरबीआई के पास पावर होती है रिलेटेड मनी कंट्रोल करने की। हमने पढ़ा कि आरबीआई के पास बहुत पावर्स हैं, वो कंट्रोल करता है मनी को, मनी के फ्लो को कंट्रोल करता है, करेंसी को इशू करने का काम है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, सुपरवाइज करता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को, और पेमेंट करता है। इसके अलावा आरबीआई बैंक्स क्या है, बैंक्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, शेड्यूल बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल बैंक्स, या फिर अनशेड्यूल्ड बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स कौन से होते हैं, जो वो बैंक्स होते हैं जो आरबीआई की सेकेंड लिस्ट के अंदर, बैंक्स विच आर शेड्यूल्ड अंडर सेकेंड लिस्ट ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई का एक एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, इसके अंडर सेकेंड लिस्ट के अंदर जो भी बैंक्स हैं वो सारे बैंक्स होंगे शेड्यूल्ड बैंक्स, और जो लिस्टेड नहीं है वो होंगे नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स या फिर अनशेड्यूल्ड बैंक्स। अब स्पेशल लिस्ट, ये बैंक्स की स्पेशल लिस्ट होती हैं जो आरबीआई के पास होती है, सेकेंड लिस्ट होती है जिसको हम कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर। अभी शेड्यूल्ड बैंक्स का शेड्यूल्ड बैंक्स होने का क्या फ़ायदा, फ़ायदा ये है कि इनको लोन बड़ी आसानी से मिल जाता है और कम इंटरेस्ट पे मिलता है। लोन भाई इमरजेंसी सिचुएशन में अनशेड्यूल्ड बैंक्स को भी मिल सकते हैं, लेकिन आरबीआई जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, शेड्यूल बैंक से कम करेगी, अनशेड्यूल से ज़्यादा करेगी। तो शेड्यूल बैंक होने का ये फ़ायदा है, जितने भी बड़े बैंक्स हैं शेड्यूल बैंक्स के अंदर आते ही आते हैं, और जो पब्लिक का इंटरेस्ट है ना, पब्लिक का ट्रस्ट है, वो शेड्यूल बैंक्स पर रहता है। और जो इनके बेनिफिट्स होते हैं, शेड्यूल बैंक्स बनने के बेनिफिट्स क्या है, लेंडर ऑफ, जो रेट होते हैं, बैंक आरबीआई से लोन लेगा जो ये शेड्यूल बैंक, तो वो कम रेट पे लोन मिल जाएगा इसको, और वो मेंबर बन जाएगा क्लियरिंग हाउस का। क्लियरिंग हाउस मैंने अभी समझाया, ये सारा ये सब होता है क्लियरिंग हाउस कि एक तरीके से ट्रांजैक्शन सेटल करना यार भी। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि मिनिमम पेड अप कैपिटल इतनी रखनी पड़ेगी, और कई सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर दी आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट के अंडर जो सेकंड लिस्ट के अंदर मेंशन्ड हैं, दर्ज हैं, उनके नाम वो होंगे शेड्यूल्ड, जिनके नाम दर्ज नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड। क्राइटेरिया उनको क्या करना पड़ता है, शेड्यूल्ड बैंक्स को सीआरआर रिजर्व करके रखना पड़ता है, इनके लिए रिक्वायर्ड नहीं होता। नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए आरबीआई से बोरो कर सकते हैं, ये बोरो इजीली इनको लोन नहीं मिलता है, ये छोटे लेवल पे होते हैं, और क्योंकि ये बड़े होते हैं बैंक्स,
जो शेड्यूल बैंक्स के अंडर आते हैं ना, वो लार्ज स्केल पे होते हैं, बड़े बैंक्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग बैंक्स होते हैं जिन पे पब्लिक का इंटरेस्ट होता है, मतलब जो जिन पे पब्लिक ट्रस्ट करती है। और ये छोटे बैंक्स, और क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं है आरबीआई के अंडर, आरबीआई की सेकंड लिस्ट के अंदर दाखिल नहीं है, तो फिर ये थोड़ा ट्रस्ट इन पे कम होता है, वीक होते हैं ये। एग्जाम्पल इसका एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, और ये लोकल बैंक्स हैं। कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने बोला आपको, पेड अप कैपिटल इनको कुछ मिनिमम अपने पास रखना पड़ता है, तो वो 5 लाख रुपए इनका इंडियन रुपीज़ में है। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं है। नो डाउट कि शेड्यूल नॉन शेड्यूल दोनों को ही कंट्रोल करके रखता है आरबीआई, क्योंकि बैंक्स हैं, सारे बैंक्स आरबीआई के अंडर है, आरबीआई सारे बैंक्स को कंट्रोल करके रखेगा। बट शेड्यूल बैंक्स के लिए कुछ अलग क्राइटेरियाज होते हैं जिनको इनको फुलफिल करना पड़ता है कि इतना रखना है। आप कल को हम आपको लोन देंगे तो आपको तो करना पड़ेगा ना, चीज़ों को मानना पड़ेगा ना। ये क्लियरिंग हाउस का मेंबरशिप मिल जाती है इनको, क्योंकि ये शेड्यूल बैंक है तो इनको क्लियरिंग हाउस की मेंबरशिप मिल जाती है, इनको नहीं मिलती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में पढ़ लिया, पावर्स पढ़ लिए, और अब क्या है, किसी भी बैंक को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर रजिस्टर्ड हो और आरबीआई की परमिशन हो आपके पास। आरबीआई लाइसेंस इशू करती है कि भाई आप बैंक खोल सकते हो अपना। उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन उनको चाहिए होता है कि आप कुछ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। अलग अलग बैंक के लिए अलग, कई टाइप्स के बैंक होते हैं, अलग अलग बैंक के लिए अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, परमिशन आरबीआई से परमिशन चाहिए होगी आपको। बैंक बनना है तो मिनिमम पेड अप कैपिटल आपको रखना पड़ेगा, कुछ रिजर्व करके रखना पड़ेगा, नाम आपका क्या होगा बैंक का, रजिस्टर करना पड़ेगा आपको कंपनी। कमर्शियल बैंक बनने के लिए आपको आरबीआई एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा। अब 2013 अब हुआ है, पहले था 1956, अब उसको चेंज करके 2013 एक्ट हो गया ये। और कैश रिजर्व करके रखना पड़ता है आपको, डिपॉजिट आपकी सेफ्टी के लिए। कल आपके पास भाई लोन ले रखे हैं, आपने लोगों को लोन दे रखे हैं, कल को उन्होंने पेमेंट नहीं की, होते हैं कई केसेस विजय माल्या टाइप्स, तो फिर कल को अगर वो नहीं करते हैं तो आपके पास कुछ अमाउंट तो होना चाहिए ना रिजर्व बैंक के पास। तो आरबीआई कहती है कि आप अपने पास रिजर्व करके रखो, हमारे पास रिजर्व करके रखो। जो हमारे पास रिजर्व करके रखोगे उसको बोलते हैं हम सीआरआर। जो पैसा आप कैश के रूप में आरबीआई के अंदर रिजर्व करके रखोगे वो सीआरआर। और सीएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको आपको मैंने पहले भी बताया है कि कैश की फॉर्म में, गोल्ड की फॉर्म में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की फॉर्म में आप अपने पास, बैंक खुद के पास रखो, आरबीआई के अंदर नहीं, खुद के पास रखो, जिसको आप लोन नहीं दोगे लोगों को, अपने पास रिजर्व करके रखोगे। और आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या है, प्रोटेक्ट करना है। ये आरबीआई कहता है कि आप ना डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करके रखो, कि मतलब बैंक खोल रखा है आपने, लोगों को अवेयर तो कराओ ना, ट्रांसपेरेंसी, आप बैंक के बारे में बताओ कि आपका बैंक क्या करता है, कैसे किस तरीके से आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा। कंज्यूमर को अवेयर रखो, अपने कंज्यूमर को अवेयर करके रखो, उनके साथ फ्रॉड ना हो, साइबर सिक्योरिटी, अपना सिक्योरिटी कैसी है, वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। अब जैसे साइबर फ्रॉड काफ़ी हो रहा है, अकाउंट से पैसे लोगों के कट जाते हैं, तो इन चीज़ों के बारे में अवेयर करके रखो। अब आरबीआई भी कहता है कि सावधानी बढ़ती है, ऐसे ही विश्वास करके आप ओटीपी शेयर मत कीजिए किसी को भी। तो ये सारी चीज़ें बैंक को, लोगों को अवेयर रखना पड़ता है कि भाई हमारे आप कस्टमर हो, लॉयल कस्टमर हो, हम आपको अवेयर करके रखना बैंक का प्रायोरिटी होनी चाहिए। और इसके अलावा आरबीआई इंस्पेक्ट करेगा, कंट्रोल करेगा, कब मर्जी इंस्पेक्ट कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आरबीआई लाइसेंस इशू कर सकता है, आरबीआई लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। तो बैंक, इस तरीके से आप बैंक बन सकते हो। बैंक बनने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम कैपिटल रखनी पड़ेगी आपको, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और होंगे, परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई से, आरबीआई लाइसेंस इशू करेगा, आपके बैंक का नाम होगा, रजिस्टर होना पड़ेगा कंपनीज एक्ट के अंदर अगर आपको कमर्शियल बैंक बनना है तो। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आपको उसके अंदर भी दर्ज होना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। 1949 जो एक्ट है। अब बैंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने, डिवाइड किया गया है, कमर्शियल बैंक, डेवलपमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक। कमर्शियल बैंक जो हम इंडिविजुअल जिससे ट्रेड लेन देन करते हैं, जैसे पैसों का लेन देन, डिपॉजिट करते हैं, लोन देते हैं, कमर्शियल बैंक है वो। डेवलपमेंट बैंक वो किसी एक प्रायोरिटी सेक्टर के लिए जो बैंक्स बनाए हुए हैं वो है डेवलपमेंट बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक वो होते हैं, कई सारे लोग हैं
जैसे फार्मर्स है, कई फार्मर को सीड की ज़रूरत है, तो फिर फार्मर छोटे छोटे अलग लोग जो हैं इन्होंने संगठन बना लिया अपना एक। तो अब वो क्या करेंगी, वो सिर्फ फार्मर लोगों को ही लोन देगी, और वो भी कम रेट पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब कोऑपरेटिव बैंक का ना मेन मोटिव होता है कि वो लोगों की वेलफेयर करे, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करे। तो इनका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर्पस नहीं होता, क्योंकि वो वेलफेयर के लिए काम कर रही है। लेकिन वो इंटरेस्ट क्यों चार्ज करती है फिर वो? क्योंकि अब बैंक है, बैंक के भी कुछ खर्चे होते हैं, उनको भी बेयर करना पड़ता है, उसके लिए कुछ चार्ज करना पड़ता है उन्हें। डेवलपमेंट बैंक्स के अंदर क्या आते हैं, नॉन हाउसिंग बैंक्स, एग्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट, और नेशनल नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बने, इनकी डेट्स लिखी हुई है मैंने, ईयर लिखे हैं। इनको मैं एक्सप्लेन अच्छे से बाद में करूँगी, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री होगी। ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं, बैंक को अपना कुछ लोन का अमाउंट इनके लिए अलग रिजर्व रखना पड़ता है। ये कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, और भी हैं। और कमर्शियल बैंक्स कौन से होते हैं, इनके अंदर आते हैं प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन कौन से होंगे, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वो बैंक हैं जिनकी ओनरशिप प्राइवेट हाथों में है, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में जिनकी ओनरशिप है। ओनरशिप कितनी, 51%, 50% से ज़्यादा ओनरशिप। अगर प्राइवेट हाथों में 50% से ज़्यादा प्राइवेट हाथों में ओनरशिप जिनकी है, वो होंगे प्राइवेट बैंक्स। पब्लिक बैंक वो होंगे जिनकी 50% से ज़्यादा ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में होगी, वो होंगे पब्लिक बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं, अब ग्रामीण क्षेत्र हैं, कई ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है, लोगों के खाते नहीं बने हुए होते। कोस्टल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे बैंकिंग सर्विसेज अभी भी प्रोवाइड नहीं है, उनके लिए बैंक्स बनाए गए हैं, वो है रीजनल रूरल बैंक्स, उनको नाम दिया गया है। पेमेंट बैंक्स वो बैंक्स है जो लोन नहीं देती है, सिर्फ डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो, वो थे पेमेंट बैंक्स। फॉरेन बैंक्स कौन से होते हैं, जिनके हेड ऑफिस फॉरेन में है, उनकी ब्रांचेस बनी हुई है इंडिया के अंदर, वो है फॉरेन बैंक्स। स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन कौन से हैं, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लोन प्रोवाइड करती हैं, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं, वो है स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। इस आज की डेट में 21 प्राइवेट बैंक्स हैं जिनकी ऑनरशिप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में है। वो है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके एग्जाम्पल। पब्लिक सेक्टर बैंक कौन से हैं, SBI, PNB, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, ये सारे बैंक्स पब्लिक बैंक है। टोटल 12 पब्लिक बैंक हैं जो फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है। इंडियन गवर्नमेंट के अंदर है, मतलब गवर्नमेंट के अंडर जो होते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। उनके एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए। फॉरेन बैंक्स कौन से हैं, HSBC बैंक, सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, इनके हेडक्वार्टर तो है UK में, US में, और इनमें इनके हेडक्वार्टर है, पर इनकी ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर भी, इनकी ब्रांचेस खुली हुई है। पेमेंट बैंक कौन से होते हैं, आज की डेट में टोटल 6 पेमेंट बैंक्स हैं जो इंडिया के अंदर है। वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, NSDL पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक एंड इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स। ठीक है, अब मैंने आपको इन डिटेल तो नहीं बताया, बट ये जितने भी सेक्टर्स मैंने बताए हैं आपको, इनको एक एक करके मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, और जो आज मैंने आपको प्रेजेंट किया है इसकी एक PPT बना दूंगी ब्रीफ फॉर्म में, जो आप अपने एग्ज़ाम में और उन पर्पसेस से याद कर सकते हो। एक बार इसको देख लेना, पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और इसके नोट्स ज़रूर बनाना जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए। एक बार आप नोट्स बनाओगे, खुद के हाथों से बनाए हुए नोट्स हमेशा याद रहते हैं। आप देखो, खुद से नोट्स बनाओगे, आपके लिए अच्छा है एग्ज़ाम में। आप ये वो टॉपिक है जो स्कूल टाइम से लेके कॉलेजेस में भी, कॉलेज में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए आपको।
तो इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बताइएगा, मुझे कमेंट करना। और इसके अलावा कोई और पर्टिकुलर टॉपिक आपको चाहिए हो, वैसे तो मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी ही, पर आप ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी आपको। कोई गलती लगी हो कि कहीं पर कोई चीज़ गलत बोल दी हो मैंने, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा। और थैंक यू सो मच, इतनी देर तक आप पढ़े मेरे साथ। थैंक यू सो मच।